अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द डार्क एंड ड्रेड हॉरर चैनल। दोस्तों, YouTube के एनालिटिक्स के हिसाब से मेरे चैनल पे जितने लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उसमें से 95% भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, वही हमें मोटिवेशन देगा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मज़ीद कहानियाँ लाने के लिए और आपको एंटरटेन करने के लिए। तो आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चले अब मज़ीद वक्त ज़ाय किए बगैर आज की कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी नामालूम क्यों ये जी चाहता है कि आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर निकल जाए, तन्हा, बिल्कुल तन्हा, जहां कोई उसे पहचानने वाला भी ना हो। आज कुछ मेरी कैफियत भी ऐसी ही थी। नामालूम क्यों जी बोझल बोझल सा था। हर चंद के बज़ाहिर कोई ऐसी बात ना थी जो मेरी उदासी का कोई सबब बने। इस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बजे थे। मैं इधर से निकला और यूं ही बेमकसद एक बस में बैठ गया। गोल्डन मार्केट आया तो मुझे कुछ होश आया। मैंने सोचा चलो यहीं उतर लिया जाए, मगर यहां तो कोई जानने वालों के मिलने का इम्कान भी ना था। मैं सोचता रहा, बस अपने मेन स्टॉप तक पहुंच चुकी थी। मैं उतरने लगा। बाबूजी, टिकट, कंडक्टर की आवाज सुनाई दी। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। ये कहकर मैंने जल्दी से टिकट के पैसे कंडक्टर के हाथ पर रखे और तेजी से उतर गया। मैं सामने वाले कैफेटेरिया वाली फुटपाथ से तेज तेज गुजर रहा था कि कहीं कोई वाकिफ कार या जानने वाला मिल जाए। मैं कैफे के बराबर वाली गली में घुस गया और आगे बढ़ते हुए सिंगल रोड की तरफ निकल गया। मुझे मालूम था कि इस वक्त वो इलाका शोर और गुल से पाक होगा और इस वक्त मैं किसी ऐसी ही जगह की तलाश में था। मैंने अपनी मंजिल सोच ली थी। मैं पोलो ग्राउंड की तरफ जाना चाहता था। इस वक्त वहां इक्का दुक्का कार गुजरने के अलावा बहुत सुकून था। मैं अब प्रेसिडेंट हाउस के सामने पहुंच चुका था। इस वक्त यहां सन्नाटा था। ना मालूम क्यों मुझे यहां पहुंचकर कुछ खौफ सा महसूस हुआ। मैं इस सड़क पर बिल्कुल तन्हा था। मैं न जाने क्यों अपने पैरों की चाप ही से बार बार चौंक पड़ता था। मेरी कैफियत इस वक्त कुछ अजीब सी थी। दिल चाहा कि फौरन घर लौट जाऊं। आखिर ये वहशत क्या। मैं खामखा इतनी रात गए यहां इतना भटक रहा हूं, और वो भी बेमकसद। मैंने सोचा, और अभी मेरे दिल में ये ख्याल आया ही था कि किसी ने अचानक पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं एकदम उछल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। पहली नजर में उसे देखकर मुझे यकीन ही ना आया कि वो एलन था, मेरा एक देसी ईसाई दोस्त। या ये कहां से आ गया, मैंने सोचा। और इससे पहले कि मैं कुछ कहता या वो कुछ कहता, वो बोल पड़ा, क्यों पहचाने नहीं। इसकी आवाज में एक अजीब सोई सोई सी कैफियत थी, जैसे वो नींद में बोल रहा हो। मैंने इसकी बात का जवाब दिया, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया हूं एलन, मगर मैं कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ कहो, तुम गालिबन यही कहना चाहते हो कि मैं इतने अरसे कहाँ रहा। क्यों, इसने पूछा। हाँ, बात तो यही है, तुम शायद आज पूरे 5 साल बाद नजर आए हो। आखिर थे कहां। ये एक लंबी कहानी है
اور تم تو جانتے ہی ہو کہ میں لمبی باتیں صرف شراب کی میز پر کرتا ہوں۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ تو ابھی تک تمہاری عادتیں نہیں بدلی، میں نے کہا۔ مگر پیارے، میں تو شراب بالکل چھوڑ چکا ہوں۔ خیر، تم اتنے دن بعد ملے ہو تو اس خوشی میں صرف تمہارے ساتھ ضرور دے سکتا ہوں، وہ بھی صرف بیٹھنے کی حد تک۔ میں نے وعدہ کیا اپنے آپ سے کہ میں شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ ٹھیک ہے، تم نہ پینا، تم پہلے بھی کون سی ایسی پیتے تھے۔ آؤ چلیں، شاید ہوٹل اب تک کھلا ہو اور تم تو وہاں کے مستقل کسٹمر تھے کسی زمانے میں۔ اگر بند بھی ہوگا تو تمہارے لیے دروازہ کھول ہی جائے گا۔ اس کی ان باتوں نے مجھے میرے ماضی میں دھکیل دیا، اور نہ جانے ہم نے کب ٹیکسی کی اور کب ہم دونوں اس میں بیٹھ کر چل دیے۔ ایلن اور میں کسی زمانے میں ہم پیالہ ہم نوالا دوست ہیں۔ اب سے 5 سال پہلے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ جیکب لائن میں رہتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی نے اس کے بوڑھے ماں باپ کو نڈھال کر دیا تھا۔ کچھ دنوں میں اس کی تلاش میں اس کے گھر آتا جاتا رہا، مگر جب اس کی طرف سے نا امیدی ہو گیا تو میں نے اس سے صبر کر لیا۔ وہ ایک اچھا اور وفادار دوست تھا۔ مجھ سے اس کا کوئی راز چھپا ہوا نہیں تھا، اور وہ بھی میرے ہر راز سے آگاہ تھا۔ اس کے غائب ہونے سے پہلے میرے علم میں تھا ایک لڑکی سے اس کا معاشقہ یعنی چکر چل رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ خودکشی کر لیتا یا شہر ہی چھوڑ جاتا۔ مجھے اس کے غائب ہونے کے بعد پہل یہی گمان ہوا، مگر بعد میں خود ہی میں نے اپنے اس خیال کی تردید کر دی، اپنا آپ کو دلاسا دے دیا کہ مجھے وہ اپنے عشق میں اتنا سنجیدہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے جب بھی اس لڑکی کا تذکرہ کیا، بس یوں ہی سا جیسے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، مگر یہ نہیں کہ بغیر اس کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آج 5 سال بعد میرے اس خیال کی تائید ہو گئی تھی۔ نہ معلوم مجھے کیوں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے، اور وہ واقعی ہی زندہ تھا۔ اس کا ثبوت یہ کہ وہ اس وقت میرے ہمراہ سفر کر رہا تھا۔ ٹیکسی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی اور میرے خیالات کا پورا شرازہ بکھر گیا۔ اترو، وہ بولا، اور میں بے خیالی میں ٹیکسی سے اترتے اترتے بولا، بہت جلدی آ گئے۔ اس کے بعد میں نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا۔ ہم دونوں جلدی جلدی ہوٹل کی سیڑھیاں طے کر رہے تھے۔ میں ایک طویل عرصے بعد آیا تھا، لیکن چند پرانے ویٹرز کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گیا کہ مجھے پہچان لیا گیا ہے۔ ہم نے ایک میز کا انتخاب کیا اور بیٹھ گئے۔ ہمارے بیٹھتے ہی ویٹر آ گیا۔ جی صاحب۔ کیوں بھائی، کیا پیو گے؟ کیرو چلے گی کہ ہرجینا؟ جیب میں ذرا پیسے کم ہیں، ورنہ اسکاچ چلتی۔ اس نے میری بات سن کر کہا، جو چاہے منگوا لو، میرا منتظر ہے۔ اس نے پھر مجھ سے پوچھا، ہاں صاحب، کیا لاؤں؟ ایسا کرو کہ ایک نیپکیرو وسکی لے آؤ۔ بیرا آرڈر لے کر چلا گیا تو میں نے ایلن کو مخاطب کر کے کہا، ہاں بھائی، اب شروع ہو جاؤ، پہلے شراب تو آ لینے دو۔ اس نے جواب دیا۔ بیرا شراب کی بوتل اور ایک گلاس رکھ دیا۔ میں نے سوچا، کمال ہے،
बैरो को कैसे मालूम हो गया कि मैं शराब पीना तर्क कर चुका हूं? मुमकिन है इसने सोचा हो कि मैं इतने अरसे शायद इसीलिए नहीं आ सका कि शराब तर्क कर चुका हूँगा। मैंने बैरो को फिर बुलाया और कहा, ऐसा करो, मेरे लिए एक 7 अप ले आओ। वो मेरी बात सुनकर बोला, तो सर साहब सोडा वापस ले जाऊं? नहीं नहीं, सोडा यही रहने दो, 7 अप और एक ग्लास ले आओ, मैंने कहा। बेहतर है। बैरा वापस चला गया और कुछ देर बाद ही जब 7 अप ले आया तो मैंने इसे ग्लास और लाने के लिए कहा। जब ग्लास भी आ गया तो मैंने अपने आगे 7 अप ग्लास में उंडेल ली और खुद अपने हाथ से एलन के लिए पैक बनाने लगा। पैक बनाकर मैंने इसके सामने रखते हुए कहा, लो पियो, मैं भी तुम्हारा साथ दे रहा हूं, मगर मैं सिर्फ 7 अप पीऊंगा। ये पूरा पैक तुम्हारा पीना है। जानता हूं ये तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं। क्यों? मैंने एलन की तरफ देखते हुए कहा। मैंने अपना ग्लास उठाया और इसे सिप करके रख दिया। इसने भी एक हल्की सी चुस्की लेकर अपना ग्लास मेज पर रख दिया। तुम्हारी मुसलसल खामोशी अब खुलने लगी है, अब बोलो ना, मैंने कहा। हाँ, मैं तुम्हें यही वादा करके साथ लाया कि तुम्हें अपनी 5 साल गैर मौजूदगी के बारे में बताऊं। हाँ तो सुनो अब आगे की कहानी एलन की ज़बानी। ये तो तुम्हारे इल्म ही में था कि अब से 5 साल पहले मेरा एक लड़की के साथ इश्क चल रहा था, और शायद तुम्हें यह भी याद हो कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं मजहब पर यूं भी कोई यकीन नहीं रखता, इसलिए मुझे अपना मजहब तब्दील कर देने में भी कोई मुश्किल नहीं। इसलिए अगर मेरी महबूबा के वालिदैन ने ये शर्त लगाई कि मुझे मुसलमान होना पड़ेगा तो मैं हो जाऊंगा। और फिर मैंने निगहत के कहने पर अपना मजहब तब्दील कर लिया और अपनी तमाम आदतें तर्क कर दी, इसलिए कि इसकी शादी मुझ जैसे आवारा नशे करने वाले से कर दी। लेकिन वो हर कीमत पर मुझसे शादी करना चाहती थी। मुझे इसके इश्क की सदाकत का अंदाज़ा इस वक्त हुआ जब इसने ये पेशकश की, प्रपोजल रखा कि हम दोनों कहीं किसी और शहर में जाकर शादी कर लें और वहीं रहने लगें। मुझे इसकी इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है कि अपने वालिदैन तक छोड़ने पर आमादा हो जाए। मेरे दिल पर इसकी बात ने बहुत असर किया और इस असर का नतीजा जल्द ही जाहिर हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसे लेकर किसी और शहर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी राह में अगर रुकावट है तो मेरे बूढ़े माँ बाप, जिनके बुढ़ापे का वाहिद सहारा सिर्फ मैं था। मेरे इरादे में कुछ लग़ज़िश पैदा हुई, मगर जब मैंने एक लड़की की हिम्मत का मुकाबला अपने आप से किया तो मुझे खुद अपने वजूद से शर्म सी महसूस हुई। मैंने सोचा कि अगर वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने पर तैयार है तो मैं क्यों इस बुज़दिली का सबूत दूं। और फिर एक रात मैं और वो चुपके से इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ गए। मैं इसे लेकर लाहौर चला गया। वहां जाकर सबसे पहले मैंने नौकरी की कोशिश की, जिसमें इत्तेफाक से बहुत जल्द कामयाब हो गया। फिर सबसे पहले काम जो मैंने किया वो ये था कि नजमा से शादी कर ली। इसका असल नाम निगहत था, मगर मैंने एहतियात के तौर पर इसका नाम बदल दिया और अब मैं भी एलन के बजाय मुख्तार बन चुका था। लेकिन अभी हमारी शादी को मुश्किल से 3 महीने ही गुजरे थे कि एक हादसे ने मेरी जिंदगी
तय व बाला कर दी। नजमा हर रोज दफ्तर जाते वक्त जीने तक मुझे अलविदा कहना आती थी। मैं अब इसे दिल व जान से चाहने लगा। हम दोनों ने साथ जीने और साथ मरने का अहद किया था। मैंने जैसा कि तुम्हें अभी बताया कि वो दफ्तर जाते वक्त हर रोज मुझे जीने तक छोड़ने आती थी, तो वो एक ऐसा ही बदनसीब दिन था। मैंने जाते इसे आवाज दी कि नजमा, मैं दफ्तर जा रहा हूं। वो इस वक्त किचन में थी। मेरी आवाज सुनकर फौरन किचन से निकली। मैं जीने तक पहुंच चुका था। वो तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ी। इसका अलविदा बोसा हर रोज मुझे दिन भर काम करने के लिए ताज़ा दम रखता था। वो इस वक्त नीली साड़ी में बहुत हसीन लग रही थी। वो जल्दी से जीने की तरफ बढ़ी। अचानक इसका पैर साड़ी में उलझ गया और वो औंधे मुंह जीने पर लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। ये सब कुछ सिर्फ चंद लम्हों में हो गया। मैं तेजी से जीना उतरता हुआ इस तक पहुंचा। इसका चेहरा खून में डूबा हुआ था। मैंने इसका सर अपनी आगोश में रख लिया और रोते हुए घबराते हुए बोला, ये क्या हो गया निगत? और फिर मेरी आवाज भर आ गई। इसकी आंखें बंद हो गई। इसने मेरी आवाज सुनकर एक नजर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई और बहुत खफीफ सी आवाज में बोली, मेरी जान, मैं दूसरी दुनिया में तुम्हारा इंतजार करूंगी। नहीं नहीं निगत, हमने तो साथ जीने और मरने का वादा किया था। मुझे छोड़कर मत जाओ निगत, निगत। इसका सर एक तरफ ढलक चुका था। वो मर चुकी थी। निगत मुझे तन्हा छोड़कर चली गई। मेरे कानों में इसके आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, मेरी जान, मैं दूसरी दुनिया में तुम्हारा इंतजार करूंगी, इंतजार करूंगी, इंतजार करूंगी। मैं चीखा नहीं, नहीं, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं आ रहा हूं। फिर मुझे याद नहीं कि मैंने किस तरह जीने की सीढ़ियों पर ही तड़प तड़प कर जान दे दी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया था। मैं मर चुका था। एलन कहे जा रहा था। क्या? मैं उछल पड़ा। क्या तुम मर चुके हो? हां मेरे दोस्त, मैं मर चुका हूं। आज से 5 साल पहले। ये देखो, मेरे सर से अब तक खून बह रहा है, इसने कहा। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा तो इसके सर से वाकई खून बह रहा था, जिससे इसका चेहरा पूरा भीगा हुआ था, भयानक नजर आ रहा था। और फिर मैंने देखा कि रफ्ता रफ्ता इसके चेहरे से गोश्त गायब होना शुरू हो गया और चंद लम्हे में मेरे सामने एक ऐसा चेहरा था जिस पर गोश्त था ही नहीं। वहां सिर्फ हड्डियां थीं, लेकिन खोपड़ी से अब भी खून बह रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और इसके साथ ही मेरे मुंह से तवील चीख निकल गई और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मेरे चारों तरफ बार के बैरे खड़े थे। इन्होंने गालिबन मुझे होश में लाने के लिए मेरे मुंह पर पानी की छींटे भी मारे, इसलिए कि मुझे अपना चेहरा भीगा हुआ महसूस हो रहा था। मैं कुछ देर हैरत से इन सब को देखता रहा और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, इनमें से एक बहरा बोला, क्या हुआ साहब? आप तकरीबन 1-1.5 घंटे से यहां अकेले बैठे थे। आपने शराब भी नहीं पी, फिर एकदम चीख मारकर बेहोश क्यों हो गए? आपको क्या हो गया था साहब? बस उसके बाद एलन मुझे कभी नजर नहीं आया, लेकिन वो रात और वो वक्त मैं न कभी भूला हूं और शायद न कभी भूलूंगा।